जय हिंद सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। यहाँ पे एक पेपर पूछा गया था और इसकी डेट थी आपकी 21/9/2022। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर को हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने अभी तक आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसियों पर अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया हो तो अपना फॉर्म जरूर फिल कीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट जो है आपकी 22/2/2025 है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में नेट इशू हो जाता है, वेबसाइट में कई प्रॉब्लम हो जाती हैं तो वो बाद में चलती नहीं है। इसलिए बाद में आपको पछताना ना पड़े कि मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया है। तो 22 तारीख से पहले, यानी कि आप 20 तारीख से पहले हर हाल में फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि आपके जो ग्रुप डी होता है, ठीक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीबीटी एग्जाम में। ठीक है, और इस 100 में से आपका 25 क्वेश्चन जो होता है वो आपके किसके होते हैं? साइंस के होते हैं। ठीक है, साइंस के होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा वेटेज होता है 25 नंबर का। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपके एनसीईआरटी से आधारित क्वेश्चन ही सारे पूछे जाते हैं। जो 2022 में एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम, मतलब कि इस एग्जाम में 2022 के एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे, और उन्हीं से दोबारा से भी आपके क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि 100 शिफ्ट में, ठीक है, तो जो 2022 में एग्जाम हुआ था 100 शिफ्ट में क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम हुआ था, और 25 यानी कि 2500 टोटल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल हम 2500 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, यानी कि लगभग जितनी शिफ्टें हैं उन सभी शिफ्टों को क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। और यहाँ पे हम लोग आज के सेट को करने वाले हैं, और पीडीएफ भी जिसको चाहिए होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? ठीक है, यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि जो आपका एक प्रकाश की घटना होती है प्रकीर्णन, ठीक है, वह परिघटना यहाँ पे कौन सी नहीं है? प्रकीर्णन की घटना किस में नहीं हो रही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना। ये बिल्कुल सही है। ये प्रकीर्णन के कारण ही लाल रंग का यूज किया जाता है खतरे के निशान के रूप में, ताकि जो लाल कलर होता है वो बहुत दूर तक ही लोगों को दिख जाए। ठीक है, दूर से ही दिख जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेड बत्ती होती है, ठीक है, वो आपका अक्सर यूज किया जाता है खतरे के रूप में। ठीक है, क्योंकि उस लाल रंग का स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो बहुत अधिक होता है। तो स्कैटरिंग स्कैटरिंग की बात करें, ठीक है, यानी कि प्रकीर्णन की बात करें आपकी, ठीक है, प्रकीर्णन की बात करें तो ये दोस्तों समानुपाती, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है 1/वेवलेंथ की पावर 3 के। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। तो स्कैटरिंग यहाँ पे पावर की घात 3 है, यानी कि यहाँ पे आपका जो लाल रंग होता है उसका अगर आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके? तरंग दैर्घ्य की घात 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो रीजन सही है। ठीक है, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये भी आपका स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी आपका स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। लेकिन नहीं समझाया जा सकता वह तारों का टिमटिमाना। तो तारों के टिमटिमाने की जो घटना होती है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी आसमान में देखते हैं तो तारे झिलमिलाते हुए आपको दिखते हैं, वो आपका किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के जो नज़दीक एयर वायु रहती है वो गर्म होती है। ठीक है, और जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो हवा आपकी ठंड होने लगती है। तो यहाँ पे अलग अलग उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाते हैं, यानी कि अपवर्तनांक बन जाता है, और जिसकी वजह से आपका अपवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि माध्यम अलग अलग चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर नीचे आपका विरल माध्यम रहेगा, ऊपर सघन माध्यम रहेगा, तो जिसके वजह से आपका तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर आप
यहाँ पे बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली समस्या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहला है वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी क्षेत्र पे बना रहे हैं, ठीक है, बांध बना रहे हैं, वहाँ तो जो वन वगैरह होगा, ठीक है, उनकी कटाई होगी और जिससे जो बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी, उसको क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ। ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है कि अगर उसमें जो लागत लगती है बांध के निर्माण में वो बहुत ज़्यादा होती है और उससे मिलने वाला लाभ बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी समस्या है एक। और लोगों का विस्थापन, अब इतने बड़े भूभाग में जब बांध बनता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, यानी उसका विस्थापन करना पड़ता है, तो ये भी एक आपका कारण है। ठीक है ना, तो अब जो आपका सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, ये तो आपका समस्या नहीं है ना, ये तो बांध से होने वाला लाभ ही होता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं और जिसके कारण आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। ठीक है, तो ये 2 मिनट बाद होता है, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, यानी कि जब आपका आप देखते होंगे कि सुबह सूर्य मतलब कि सूर्यास्त होता है, ठीक है, शाम को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आभासी सूर्यास्त है वो वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि 2 मिनट बाद होता है वास्तविक आभासी सूर्यास्त। ठीक है ना, तो आप बात ध्यान देना, यानी कि सूर्यास्त तो पहले हो जाता है लेकिन आपको 2 मिनट बाद तक आपका उसका दिखता रहता है कि सूरज है अभी, उसके 2 मिनट बाद आभासी सूर्यास्त आपको दिखता है। और सेम यही आपका जब सूरज उगता है तब भी सेम चीज़ होती है, यानी कि 2 मिनट पहले ही सूरज एक्चुअली में जो उग रहा है टाइम उसका है, उससे 2 मिनट पहले ही वो दिखने लगता है। ठीक है, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। ठीक है ना, ये आप बात ध्यान देना, 2 मिनट का अंतर याद रखना बस। ठीक है, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन सभी का क्वथनांक। ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के चार्ट से उठाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा आपका एक सारणी दी गई है, उसी से आपको ये उठा लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन। तो ये सारे जितने भी हैं दोस्तों, ये क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो धातु और अधातु से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसी को आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले अगर लिथियम के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहले हम लिख लेते हैं गलनांक। सभी की मैं लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक बिंदु अपन लिख लेते हैं और किस में, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में लिख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो जो आपका लिथियम होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो आपका गलनांक होता है वो आपका होता है 887। ठीक है, 887 केल्विन में। ठीक है, और आपका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 1600। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका लिथियम क्लोराइड का है। ठीक है, और उसके बाद आपका NaCl नमक के बारे में बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है, सॉरी गलनांक होता है, वो आपका 1000 कितना होता है, 74। और इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वो आपका 1686 होता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये आपका इसका क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड का आपका होता है 1045। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1900। ठीक है, ये सारे याद कर लेना। और इसका कैल्शियम ऑक्साइड का जो गलनांक होता है फ्रेंड्स, ये होता है 2850। और जो इसका क्वथनांक होता है वो होता है आपका 3120। ठीक है, तो इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि क्वथनांक किसका सबसे अधिक है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये सारे याद कर लेना, आप एनसीईआरटी में है, आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे आपको बताना फ्रेंड्स, और सबसे पहले एटीपी की बारे में बात करें तो ये एक तरह से ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक पेज लेके आया हूँ, उसमें से पूरा आप इसको पढ़िए और देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एटीपी के बारे में सारा डिटेल से लिखा हुआ है
उसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों यानी कि जितने भी कोशिकीय के अंदर क्रियाएं वगैरह होती हैं, उसके प्रक्रम होते हैं, उसके लिए एटीपी ऊर्जा क्या होती है, एक तरह से मुद्रा है, ठीक है। और ऊर्जा की एक मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग जब हम मतलब कि रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है सेल में, तो उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एडीपी, ठीक है। तथा कार्बनिक फास्फेट, ठीक है, से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जो एनर्जी निकलती है श्वसन के दौरान, तो उसमें एडेनोसिन डाइफास्फेट और कार्बनिक फास्फेट, ठीक है, से एटीपी आपका अणु बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडीपी और प्लस फास्फोरस मिलकर आपका यहाँ पे फास्फेट, और यहाँ पे मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, एडीपी, और यहाँ पे ये पी, तो ये आपका मिल गया एटीपी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर जब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं में परिचालन में करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़िएगा आप, जल का उपयोग करने के बाद जो एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित हो जाता है, यानी कि जो ये बॉन्ड बना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड, तो ये टूट जाता है जब आप जल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड खंडित हो जाता है, जिससे आपकी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी, ठीक है, यानी कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा आपकी मोचित होती है। तो यहीं से आपका देखो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाने वाला है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका जो एटीपी बनता है वो आपने देखा कि एडीपी, ठीक है, और ये फास्फेट, ठीक है, यही मिलके बनाते हैं आपका एटीपी, ठीक है। और ये एटीपी की यानी कि ये बॉन्ड जब हम लोग तोड़ते हैं, तो इसमें आपकी 30.5 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी आपकी निकलती है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट, जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो उन्होंने F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात मिला उनको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो हेरिडिटी की मतलब कि इन्होंने खोज की थी, और इन्होंने सबसे पहले क्या लिया कि दो मतलब कि लंबे पौधे, ठीक है, लंबे पौधे का जीन लिया और एक छोटे पौधे का जीन लिया, ठीक है, और उनको क्या किया कि आपस में इनका मतलब कि इनको आपस में मिलाया जब, तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी मिल बन के आई, ठीक है, F1 पीढ़ी, तो वो क्या ना, फर्स्ट पीढ़ी आप बन के आ जाएगी टी टी, ठीक है, ऐसे क्रॉस में कर देना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और टी, और एक बार में इसको, और फिर एक बार इसको, ठीक है। तो टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करा देंगे ना अपन लोग, ठीक है, तो F1 पीढ़ी के जब आप क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे जो आपका देखो बनेगा, एक बार इसको इससे करा दीजिए और एक बार इसको इससे, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका बनने वाला है टी, ठीक है, और एक बार टी स्मॉल टी, ठीक है, और एक बार इसको इससे कराया ना, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, ठीक है। तो देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से ही। तो एक बार आप क्या करिए, इसका इससे करा दीजिए, ठीक है, और इसको इससे, ठीक है ना, और एक बार इसका किससे, इसका इससे, और एक बार इसका इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका टी, और एक बार कैपिटल, पहले टी हो गया, फिर टी और स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो फिनोटाइप जो रेशियो इसका F1 पीढ़ी के बनने वाला है, जो फिनोटाइप रेशियो बनने वाला है, याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपका फिनोटाइप क्या हो जाता है, यानी कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी ही आपका एक तरह से फिनोटाइप होती है। तो यहाँ पे लंबे पौधे कितने हो जाएंगे, जो दोनों में कैपिटल होगा तो वही लंबा होगा, ठीक है, तो केवल एक ही है, ठीक है, और छोटे पौधे कितने हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ठीक है।
तो 3 आपका ये यानी कि 1:3 आपका फिनोटाइप हो गया। अगर इसका जीनोटाइप रेशियो पूछ ले, जीनोटाइप बोले तो मतलब कि जो शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध लंबा यहाँ पे केवल एक ही है, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, और सॉरी कुछ अपन ने गलती कर दी, ठीक है। लंबा तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा ना वो आपका टी और स्मॉल टी वाला भी, यानी कि यहाँ पे जो आपका कैपिटल टी वाला ही जो जीन होता है वो उसके मतलब उसके बाद क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी आपका लंबा पौधा ही बनेगा। यानी कि 3 यहाँ पे लंबे बनेंगे और एक छोटा बनेगा, यानी कि 3:1 आएगा फिनोटाइप रेशियो। और यहाँ पे देखो एक तो शुद्ध लंबा है और 2 आपके कैसे हैं, एक तरह से इनमें मिक्सचर है, छोटा मतलब कि है आपका स्मॉल टी है, इसलिए ये भी लंबा ही रहेगा, लेकिन इसका शुद्ध लंबा नहीं रहेगा, एक छोटा रहता है, ठीक है। ये आपका 1:2:1 हो गया, ठीक है। तो ये F1 पीढ़ी के लिए इसी दोस्तों इसी तरीके से जो F2 पीढ़ी के लिए आपका होता है वो ये रेशियो होता है, ठीक है। इसको बनाकर तो दिखाना बहुत ही कठिन है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और जो इसका जीनोटाइप रेशियो होता है उसको भी आप याद रख लेना, वो होता है आपका 1:2:1, रेशियो 2:4:2 और रेशियो 1:2:1, ठीक है। तो ये आप ये इसको याद रखना जरूर, ठीक है। क्लियर है ना, तो ये आप याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जब किसी चुंबकीय, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, तो यहाँ पे जो चालक डैश दिशा में आगे बढ़ेगा। तो चालक किस दिशा में आगे बढ़ेगा तो वह आपको पता करेगा। कैसे पता चलेगा किस दिशा में बढ़ रहा है चालक, वो पता चलेगा आपका बल की वजह से, ठीक है। बल यानी कि बल की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो सिंपल से आपको पता होगा कि जब चुंबकी मतलब कि आपको जब भी बल की दिशा निकालनी होती है कि धारावाही चालक की, तो आपका फ्लेमिंग के, ठीक है, किसके, फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, ये आप ध्यान देना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जब यूज करेंगे तो वहाँ से आपका बल की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी कितनी है, वो आपकी नॉर्थ साइड है, ठीक है। और धारा बोला जा रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, धारा की चाल है माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। यानी कि धारा करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड जब रूल यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आप सॉरी लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर बोला गया है, मैंने क्या ले लिया है, उल्टा ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ याद रखनी है आपको। तो बोला गया ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी धारा जा रही है, ठीक है। तो आप फ्लेमिंग का जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से डिनोट करते हैं, ये आपकी धारा की दिशा हो जाएगी। तो जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप ऐसा, ठीक है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ऐसे आप लगाएंगे ना तो आपका जो करंट की और जो बल की दिशा होगी, थंब जो आएगा आपका, जो ठीक है, जो थंब होगा आपका वो नीचे की तरफ ही दोस्तों जा रहा है, ठीक है, थंब। क्योंकि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो धारा की दिशा बताता है वो आपकी मिडिल फिंगर बताती है, ठीक है। मिडिल फिंगर यानी कि जिसको अपन लोग मिडिल फिंगर ही बोलते हैं, ठीक है, मिडिल फिंगर। और ये आपको बताती है तर्जनी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी बताती है, ठीक है। और ये आपका जो नीचे के डायरेक्शन में आपका जो बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि फोर्स होगा, वो आपका बताएगा थंब, ठीक है, यानी कि अंगूठा, ठीक है, ये आप ध्यान देना, ठीक है ना। मैग्नेटिक से रिलेटेड एक चैप्टर है 10th क्लास में, वो इसी में सारा कुछ दिया गया है। अगर बल की दिशा निकालनी थी तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, और अगर आपको आप जो राइट हैंड मतलब कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है उससे आप किसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर राइट हैंड रूल के बारे में बात करें तो उससे धारा की दिशा निकालते हैं, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड
और थंब रूल, ठीक है, थंब रूल, ये आप सारी चीज़ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला के आश्रित, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो सल्की उपकला ऊतक से आश्रित नहीं होता है, यानी कि सल्की उपकला ऊतक से बना नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला है ऑप्शन मुख और ग्रसिका और त्वचा। तो ये दोस्तों जो 3 ऑप्शन है ये सभी आपके उपकला ऊतक से बनते हैं। ठीक है, सल्की उपकला ऊतक से। ठीक है, और जो वृक्क नलिकाएं होती हैं ये सल्की उपकला ऊतक से नहीं बनी होती, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा भी है। तो आपके जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल यानी कि आपके उपकला ऊतक होते हैं, वो कई तरह के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कई तरह के होते हैं। और जो आपके जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आहार नली, ठीक है, कहाँ पे आहार नली और तथा मुख का स्तर सल्की एपिथेलियल से ढका होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ना, तो आहार तथा मुख का स्तर जो होता है तो सल्की एपिथेलियल से ढका होता है, यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है आहार नाल की और मुख की वो एपिथेलियल से ढकी होती है। और उसके बाद आगे बोला शरीर का जो रक्षात्मक कवच होता है ना अर्थात त्वचा, इन्हीं सल्की एपिथेलियल से बनी होती है। ठीक है, तो सल्की एपिथेलियल आप देख सकते हैं कि ऐसी कुछ होती हैं। और जो एपिथेलियल के प्रकार होते हैं क्यूबॉइडल होती हैं, घनाकार, ठीक है, और स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्तरित सल्की उपकला ऊतक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, टिश्यू नाम से एक चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। बाकी वक्र नलिका के बारे में बात करें तो इसके बारे में जो ये आपके जो घनाकार, ठीक है, घनाकार एपिथेलियल होती हैं वही आपकी वक्र नली या लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती हैं यानी कि ये वाली, ठीक है, यही आपके क्या करते हैं कि जो आपका जो वक्र नली का स्तर होता है उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो लार ग्रंथि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर डैश होगा। ठीक है, तो जब दोस्तों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर कैसा होता है, तो ये आपको बताना हो। कैसे पता चलेगा ये फ्रेंड्स, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें जो विभवांतर होता है ना सभी में अलग अलग होता है। और वो किस रेशियो में होता है, जैसे यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है, तो इन्हीं के दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको पता नहीं वोल्टेज के बारे में, विभवांतर के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इनमें जो धारा का मान होता है सभी जगह सेम होता है। ठीक है, सभी से समान धारा प्रवाहित होती है। तो आपको पता होगा कि जो V बराबर होता है आपका IR होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं V बराबर IR होता है, तो I तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो R होगा आपका प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि जो यानी कि जो भी होगा आपका डायरेक्टली समानुपाती होगा प्रतिरोध के। ठीक है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अगर यहीं पे समांतर में जुड़े होते तो वहां पे धारा का मान अलग अलग हो जाता है और वहां पे आपका विभवांतर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर ना, ये चीज याद रखना। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार मतलब एक प्रकाशीय उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD द्वारा निर्मित करता है। तो उपकरण X को बताना ये X क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपकी वस्तु रखी है वो AB है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है CD है। ठीक है, और उनकी हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाइट जो वस्तु की है वो छोटी है। ठीक है, यानी कि वस्तु की जो इमेज बन रही है वो ज़्यादा बड़ी है वस्तु की एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका देखो सबसे पहले जो दिया गया है अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस की बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने बना लिया अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस में दोस्तों अगर वस्तु को आप कहीं भी रख देते हैं ना,
ठीक है। अवतल लेंस में अगर वस्तु को कहीं भी रख देते हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी फ्रेंड्स वो हमेशा लेफ्ट साइड ही बनने वाली है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड ही बनने वाली है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग किरणों को डाइवर्ज करता है, तो ये जब डाइवर्ज करेगा किरणों को तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो पीछे साइड ही बनेगी, ठीक है। लेंस के मतलब कि यहाँ भी पीछे की साइड बनेगी, तो यहाँ पे जो पीछे की साइड बन रही है तो एक तरह से आभासी बन रही है, ठीक है। और आभासी आपका यहाँ पे आपका जो आभासी होगा ना वो आपका सीधा इमेज बनता है, ठीक है। तो आपका इमेज अवतल लेंस में आपका देख सकते हैं कि जिस साइड में आपकी वस्तु है उसी डायरेक्शन में ही आपका, उसी दिशा में ही आपका, उसी साइड में ही आपका इमेज बन रहा है। तो ये तो होगा नहीं अवतल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस आपका ये होता है, ठीक है। उत्तल लेंस आपका ये चीज़ होती है और ये जब यहाँ पे रखा जाता है तो जैसे कहीं भी वस्तु रख देते हैं अपन लोग तो ये आपका जो उत्तल लेंस होता है कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से ये क्या होता है कि आपका जो इसमें इमेज बनेगा ना फ्रेंड्स वो छोटा बनेगा, ठीक है ना, छोटा। और आपका क्या बन सकता है, छोटा बड़ा बराबर, इसमें उत्तल लेंस में तीनों बन सकते हैं। लेकिन लेकिन इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा आपका उल्टा, ठीक है। उल्टा इमेज फॉर्मेशन बनेगा, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है ऐसे यहाँ पे रेस जाएगी, फिर ऐसे जाएगी तो नीचे की साइड ही इमेज बनेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो उत्तल दर्पण है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं अवतल दर्पण ही इसका इमेज फॉर्मेशन करेगा इस तरह की, ठीक है। और इसके बारे में अवतल दर्पण के बारे में अगर थोड़ा सा हम बना भी देते हैं, ठीक है, ऐसे ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे आपका पोल, ये आपका रहा एफ, इधर रहा सी, ठीक है। तो आपका जो इमेज ये बनेगा, ठीक है, बड़े साइज का बन रहा है और किस तरह आभासी बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी जो वस्तु यहाँ पे रखी गई है फोकस और पोल के बीच में रखी जाएगी, तब आपका ये आंसर राइट होगा, यानी कि इमेज कहीं यहाँ पे ऐसी बन जाएगी, ठीक है, आभासी और सीधी वस्तु से बड़ी। मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस या फिर फोकस से लेफ्ट साइड अगर रख रहे हैं वो तो आपकी वास्तविक बनेगी, लेकिन अगर फोकस से राइट साइड में रख रहे हैं वस्तु को तो वो आपकी आभासी बनेगी, और बड़ी तो बनेगी ही अगर वक्रता केंद्र से राइट साइड है, ठीक है, वस्तु। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्रेंड्स कौन सा होता है, इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, क्लोरीन, ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो क्लोरीन की होती है, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रो इफिनिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रो इफिनिटी याद रखना, इलेक्ट्रो इफिनिटी, ठीक है, इफिनिटी, तो वो आप याद रखना फ्लोरीन, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है C6H12O6 AQ यानी कि इसका जलीय विलयन, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का आपका जलीय विलयन, और उसके बाद O2 का भी जलीय विलयन, और यहाँ पे जाके बन जाता है आपका 6CO2 और 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका ग्लूकोज दिया गया है और उसमें आपका ऑक्सीजन जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और प्लस एनर्जी बनती है। तो ये आपका पाचन का तो नहीं है, ठीक है, और उपापचय का नहीं है, आपका ऊर्जा रूपांतरण का नहीं है, ये आपका श्वसन का है, ठीक है, यानी कि जब आप श्वसन क्रिया होती है तो ऐसी होती है, ठीक है। तो जो अंदर स्टोर आपका जो होता है सेल में स्टोर रहता है उसमें अगर आप ऑक्सीजन मिलती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा बनती है, ठीक है। और इससे आप एक उसको कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा, ठीक है, किससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, ठीक है, उसमें आपका उसमें तो आपका ये पार्ट बनता है, ठीक है, और ये बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो यह डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना कि जो JBS हल्दाने
वैज्ञानिक थे और इन्होंने यही सुझाव दिया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, बाकी ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं है, तो याद ही रखना आप लोग। नेक्स्ट देखो, किसी चालक में 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया गया और मान लीजिए कि चालक के सिरों पर विभवांतर V1 है। ठीक है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर जो V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितने वोल्ट की बैटरी होगी वही तो विभवांतर उत्पन्न करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे V1 6 हो जाएगा और जो 9 वोल्ट की बैटरी है वो V2 विभवांतर उत्पन्न कर रही है, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे V1/V2 निकालना है आपको, जो आसान ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 6/9 यानी कि 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। तो पूर्ण अपघटन क्या होता है, सबसे पहले पता होगा कि अपघटन यानी कि जब कोई एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाता है वही अपघटन कहलाता है। ठीक है, और इस पूरी क्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फेरस सल्फेट यानी कि Fe2SO4, ठीक है, Fe2SO4 जब इसमें आपका अपघटन होगा, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनता है आपको, वो बनता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो जो फेरस सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो आपका FeSO4 होता है। ठीक है, ना कि FeSO4। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला फ्रेंड्स होता है वो होता है आपका FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है आपका। ठीक है, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या बनता है, SO2 और SO3 दोनों बनते हैं। ठीक है, और इनकी गंध सड़े जैसे अंडे की जैसी होती है इसकी गंध, इन गैसों की गंध। ठीक है, जब किसी चालक पर 20 वाल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो यहाँ पे 96 मिली एम्पियर धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है। तो चालक का प्रतिरोध बताना है। तो रेजिस्टेंस बराबर आपको पता ही होगा कि V बराबर मतलब कि R बराबर V/I होता है ना। ठीक है, कैसे निकलता है ये, V बराबर IR से। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा क्योंकि विभवांतर जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के, तो जब इसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो I आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर V/I होता है, तो V आपका कितना 24, I की वैल्यू कितनी है 96, और जो M लिखा ना है इसका मतलब क्या है, मिली। ठीक है, मिली, और मिली यानी कि आपका 10⁻³ होता है। ठीक है, और एम्पियर क्योंकि हमें SI यूनिट में ही करेंगे ना चेंज। ठीक है, तभी तो राइट आंसर आएगा ओम SI यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से आपका 1/4 ये हो जाने वाला है और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000/4 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 250 ओम। ठीक है, यहाँ पे डैश हाइड्रोकार्बन एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और ये दोस्तों 3 तरह के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया है एल्केन होता है। ठीक है, एल्केन, और दूसरा होता है आपका वो होता है एल्कीन। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है काइन। ठीक है, मैंने अगर गलत लिख रहा हूँ तो वो आप ध्यान देना। एल्काइन, इनके जो फॉर्मूले होते हैं एल्केन के वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, और जो आपका एल्केन का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है वो होता है फार्मूला CnH2n-2। ठीक है, तो एल्काइन के बारे में पूछा गया है, एल्काइन समूह का पहला सदस्य पूछा गया, यानी कि एन की वैल्यू हम सबसे पहले अगर 1 रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे C1, और 1 अगर इधर रखेंगे तो 2 और -2 यानी कि हाइड्रोजन तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2 और 2 दूनी 4 में से 2 यानी कि H2। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है ना, तो अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं। ठीक है, और 2 कार्बन है तो उसको एथ। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट आपने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एथ, ठीक है, और उसमें आयन समूह है एल्काइन, सो आयन लगाएंगे तो मेथाइन हो जाएगा कि, ठीक है, मेथाइन क्यों हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा ना, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, एथ और आयन, ठीक है, एथाइन। क्लियर है ना, ये चीज़ें आप याद रखना। और बस, अब मेथाइन नाम से कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है, मेथाइन होता ही नहीं है, ठीक है, और बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, ठीक है, फूड चेन के बारे में बोला गया है कि और उससे होने वाली ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो गलत का चयन करना है आपको, ठीक है। यानी कि जो फूड चेन होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो फूड चेन के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पाद नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पाद नहीं हैं, यानी कि जो डायरेक्ट सन से एनर्जी प्राप्त करके आपका कुछ भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता ही तो कहलाएंगे, ठीक है। और ये उपभोक्ता किसका भोग करेंगे, उत्पाद का, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद है तीसरा, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं, ठीक है। और तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। जो खाद्य जाल होता है ना फ्रेंड्स, तो 2 या 2 से अधिक जब खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं तो वहाँ पे आपका खाद्य जाल होता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि एक अकेला जीव, ठीक है, एक एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो यही बिल्कुल ये भी राइट है। तो जो एक अकेला जीव है एक से अधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तभी तो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं, क्योंकि एक जीव ऐसा थोड़ी कि केवल एक पर ही आधारित रहता है, किसी दूसरे उत्पाद पर भी वो आधारित रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो खाद्य जाल बनता है, तो ये तीनों राइट हैं। और जो आपका जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी कम ऊर्जा होती है, ये गलत है, ठीक है। जीव का जितना पोषी स्तर जितना निम्न होगा ना, उसमें एनर्जी दोस्तों उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी फ्रेंड्स, ठीक है, अधिक होगी, तब ये सही हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे नीचे प्लांट्स वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, तो उसका पोषी स्तर सबसे नीचे है, तो एनर्जी प्लांट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अगले पोषी स्तर में इसकी 10% एनर्जी जाएगी, ठीक है, केवल 10%, ठीक है, दूसरे पोषी स्तर में, ठीक है, फिर तीसरे में जाएगी, ठीक है, वो आपका केवल उसका 10%, इस तरह से 10% आगे जाता जाता है। बस ये चीज़ याद रखनी है। एक रासायनिक समीकरण में तीर का जो सिरा किस ओर इंगित करता है, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है, तो ये इंगित करता है आपका उत्पाद की तरफ, ठीक है। जैसे रासायनिक समीकरण कोई दिया होता है तो जो तीर का चिन्ह उत्पाद की तरफ ही इंगित करता है, ठीक है, ये आप बात ध्यान देना। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है वो CO2 बन रहा है, तो उत्पाद की तरफ ही ये आपका प्रतीक इंगित करता है, ठीक है। मोटर आर्मेचर के घूर्णन की दिशा, ठीक है, तो मोटर आर्मेचर जो होता है उसके घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से आपको ज्ञात करना होता है। तो जो मोटर आर्मेचर की घूर्णन की दिशा जिस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका आर्मेचर जो होगा, आर्मेचर यानी कि जो जैसे होता ना जिसमें कुंडली लिपटी होती है, नर्म लोहा और जिसमें कुंडली लिपटी होती है, ठीक है, और वही आपका आर्मेचर कहलाता है। तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा फोर्स, और फोर्स निकालने की जो लिए हम नियम यूज करते हैं, रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका 1 पॉइंट मतलब कि 0 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर आकार की किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और उसकी ऊंचाई डैश होगी। तो अवतल दर्पण के बारे में मैंने तो आपको पूरा एक एक चीज़ बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ये आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर, इसमें फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना, अगर अवतल दर्पण के बारे में पूछ लिया जाए। तो जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण, इसका ये पोल हो गया, इसका ये फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले
जो वस्तु को रखा गया है वो क्या है कि फोकस दूरी उसकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो दूरी है आपकी वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाता है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये टोटल वक्रता त्रिज्या फिर कितनी हो जाएगी, अगर फोकस लेंथ 16 है तो ये आपकी 32 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोगुना होता है ना वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप वस्तु को 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, यानी कि वस्तु कहीं पर 32 से पीछे ही होगी ना, यहाँ पर कहीं पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु फोकस या फिर फोकस के लेफ्ट साइड में रखी है तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आपका वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आपका उल्टा बनता है, ये आपको पता ही होगा। तो सीधा वाला ऑप्शन तो पहले ही घटा दीजिए, ठीक है। उल्टा वाले दो ऑप्शन है। अब आपको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। ऊंचाई, अब ऊंचाई मैंने आपको बताया था, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है, तो वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी वो वस्तु के आकार की बनती है, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड, वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड आपकी वस्तु रखी होती है तो हमेशा छोटी बनती है इमेज, और वक्रता केंद्र पर रखी होती है समान, ठीक है, समान आकार की। और वक्रता केंद्र के अगर राइट साइड कहीं भी वस्तु रख रहे हो तो वो हमेशा क्या होगी, बड़ी ही साइज की बनेगी। तो बड़ी साइज की बनेगी यानी कि देखो वक्रता केंद्र के राइट साइड में ही रखी है ना वस्तु, ठीक है, राइट साइड में। तो आपको देख सकते हैं कि जो आपका इमेज बनेगा वो आपका 1 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा, तो 0.4 सेंटीमीटर की थोड़ी बनेगी छोटी। देखो इस तरह से करना होता है, बाकी फॉर्मूला लगा के भी आप सब कर सकते हैं, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान और उनके डैश के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। तो जो मेंडलीव साहब थे इन्होंने मतलब कि एक आवर्त सारणी दी थी जिसमें आपके टोटल 18 ग्रुप थे, ठीक है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड, ठीक है। ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जब मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी दी थी 63 तत्व थे, ठीक है, ये भी याद रखना, क्लियर है ना। कुछ गलत कर दिएगा मैंने, हाँ गलत तो ये कर दिया कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड आपके आधुनिक जो पीरियड टेबल थी यानी कि मोजले साहब ने दिए था उसमें थे, ठीक है। ये आप ध्यान दे लेकर 63 तत्व मेंडलीव साहब के टाइम पे थे, इन्होंने सारणी दी थी। तो इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के बीच के संबंध का परीक्षण किया था, ठीक है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट अंग होता है और विशिष्ट स्थान होता है, और अपने भोजन को इस स्थान तक ले जाने के लिए वो रोम जैसी संरचनाओं, जिसे पश्चाभिमुखा यानी कि सिलिया कहा जाता है, और डैश का प्रयोग करता है, ठीक है, यानी कि सिलिया का उपयोग करता है। इस जीव का नाम बताना है। तो सिंपल आपको बताना है कि एक ऐसा जीव जो कि यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय जीव है, और वो भोजन को अपने विशिष्ट अंग तक पहुंचाने के लिए, विशिष्ट भाग तक पहुंचाने के लिए, जहाँ से भोजन ग्रहण करता है उसको पहचाने तक, भोजन को पहचाने तक वहाँ के लिए आपका यूज करता है किसका, सिलिया का। यानी कि सिंपल आपको पता होना चाहिए अगर सिलिया किस में होता है तो किस जीव में सिलिया पाए जाते हैं, तो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की जो शेप होता है ना दोस्तों, एक तरह से चप्पल की दिशा, मतलब कि चप्पल की तरह होता है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो उसका सिलिया, ठीक है। और यहाँ से भोजन ग्रहण करता है वो, और पैरामीशियम, और इसमें सिलिया ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल, आपकी रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो वही आपकी सिलिया कहलाती हैं, और इसी जीव को आपको पैरामीशियम नाम से जानते हैं। और प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें आपका जो बहुविखंडन होता है, ठीक है, और यही आपका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से आपका मलेरिया होता है, ठीक है, मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है। तो अपशिष्ट उत्पाद है यानी कि जिनका जो है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्लांट में होता है। तो प्लांट के लिए अपशिष्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके क्या करते हैं, आपका जो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और जल के साथ रिएक्शन करा के वो क्या बना लेते हैं, आपका ग्लूकोज बना लेते हैं, C6 और H12O6, और प्लस आपके ऑक्सीजन भी बनता है और आपका
वाटर भी बनता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है, बैलेंसी मैंने पूरी नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट उत्पाद निकलता है ना, तो वो आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो प्लांट होते हैं वो अपना स्टोमेटा के द्वारा, लीफ के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस ग्लूकोज को वो स्टोर करके रख लेते हैं अपने नेक्स्ट आगे की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, ठीक है। यानी कि वो कपड़ों को साफ करना चाहती थी तो वो डिटर्जेंट के स्थान पर कुछ अज्ञात विलयन का यूज कर देती है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ गया। तो यह विलयन कौन होगा? यह विलयन दोस्तों क्या होगा? सिंपल ब्लीचिंग पाउडर होगा, ठीक है। ठीक है, कि CaO और Cl2, ठीक है, यही ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और इसकी ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करके वो क्या कर देता है कि जो है तो आपका जो विलयन को मतलब कि किसी भी चीज़ में डाल देते तो उसको फीका कर देता है उसका, ठीक है, यानी कि रंगहीन बना देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, और इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।